जीएसटी रिफॉर्म्स पर सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल से खास चर्चा कर रहे हैं मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी, साथ ही लक्ष्मण रॉय भी हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। बड़े फैसले हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जो दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया था वो जीएसटी काउंसिल ने उस पर मोहर लगा दी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बड़ी बधाई कि इतना बड़ा मैसिव जो रिफॉर्म था, जो कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 1 या 2 जीएसटी काउंसिल लग जाएंगे इसको पूरा करने में, वो आपने एक ही दिन में मैराथन मीटिंग में पूरी कर दी। देखिए, इस बार इसमें जो बदलाव लाए गए हैं, ये एक्सरसाइज पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है जिसमें ना खाली रेट्स के ऊपर काम किया गया, जबकि उसके अलावा जो प्रोसेस, जो जीएसटी के प्रोसेसेस हैं, जिसमें चाहे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, रिफंड का प्रोसेस हो या रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हो, उन सब पर भी अपना काम किया गया है और सबको एक एज अ कंप्लीट पैकेज बनाकर जीएसटी काउंसिल के सामने ले जाया गया, जिसमें सेंटर ने अपना जो इस बारे में जो प्रपोजल था वो ऑलरेडी भेज दिया था। जो डिफरेंट जो इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करी थी, उन्होंने उसको एग्जामिन किया और उसकी अपनी रिपोर्ट उन्होंने फिर जीएसटी काउंसिल के पास में भेजी, जिसमें स्टेट्स और सेंटर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स, कुछ चीफ मिनिस्टर सब भी उसमें मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में उन्हीं सब मुद्दों पे, विषयों पे विस्तृत चर्चा के बाद में इसको जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशंस को अपने भेजा और उसके हिसाब से अब ये जो रेट्स हैं, नए रेट्स, वो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे सभी कमोडिटीज़ और सर्विसेज के लिए, एक्सेप्ट जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं और पान मसाला, उसको छोड़कर बाकी सब पर ये रेट्स 22 सितंबर से लागू होंगे। जिन पे ये रेट्स नहीं लागू होंगे, जो टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कंपनसेशन से अट्रैक्ट करते हैं और पहले ये था कि ये जो नए रेट्स आते वो लगभग शायद अक्टूबर के एंड में आते, लेकिन क्योंकि अभी एक तो क्या है कि इंडस्ट्री से भी ये डिमांड आई कि जैसी इस पे चर्चा होनी शुरू हुई तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि लोग अपनी जो बाइंग है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तथा ये भी था कि जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें लोग अपनी मेजर खरीदारी करते हैं, तो रेट का जो नए रेट्स, जिसमें कि एक काफ़ी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेट रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज की गई है, वो जल्दी लागू हों और इसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी 3 और 4 तारीख में फिक्स की गई और अब नाउ ये 22 सितंबर से, जो कि पहला नवरात्रा भी है, उससे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नवरात्रा के ऑस्पिशियस मौके पे ये लागू हो रही हैं, लेकिन सर इसमें एक बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारे आइटम जो दुकानदार या फिर शॉपकीपर हैं उन्होंने पाइलअप करके रखा है, उनके पास पाइलअप भी हुआ पड़ा है और लोग भी, ग्राहक भी इंतजार कर रहे हैं कि कब 22 तारीख आएगा उसके बाद खरीदेंगे, क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो अब जो दुकानदार या लोगों ने, जैसे खासतौर पर जो वाइट गुड्स या कंज्यूमर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स थी, वो पाइलअप करके रखा हुआ है, तो उस पर किस तरह से टैक्स का ट्रीटमेंट होगा? पुराना जो अभी जो मौजूदा दर है वो कब से हट जाएगा और कब से नया जो इफेक्टिव हुआ है वो लागू होगा? कैसे ये पूरा ट्रांजिशन होगा, अगर इसको आप समझा सकें हमारे कारोबारियों के लिए और ग्राहकों के लिए। नहीं, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। से फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर या एक बड़े साइज़ का जो टीवी है, जिस पे पहले 28% के रेट पे टैक्स लगता था और 22 सितंबर से ये 18% हो जाएगा, तो जो डीलर्स हैं जो या उसके जो रिटेलर्स हैं, उनके पास में अगर ये सप्लाई 28% के रेट से आई थी तो उनको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं और जब वो उसको सेल करेंगे तब वो 18% पे सेल करेंगे। तो क्योंकि रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें क्या है कि वो जब भी सेल करेंगे उनके एंड पे जो उनके जो मार्जिन्स हैं वो वाली जो वैल्यू एडिशन जो कैप्चर होता है उसको वो कैश में पेमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनके पास में सफिशिएंट आईटीसी होगा तो उनको अपनी लायबिलिटीज़ वो आईटीसी से डिस्चार्ज कर पाएंगे जब तक इस एक्यूमुलेटेड आईटीसी को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं। तो इससे, लेकिन कंज्यूमर को वो 18% के रेट पे ही उस पर
टैक्स चार्ज कर पाएंगे 22 सितंबर के बाद से। तो कंज्यूमर्स को इसमें काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। जी इसमें एक और सवाल था सर कि बहुत सारे आइटम्स को आपने 40% में डाल दिया है, जिसपे ऑलरेडी टोबैको पे भी लगता था, लेकिन कई सारे और भी आइटम थे जो 40% से इस पे ज़्यादा इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस था 28% विथ सेस, जैसे कि बड़ी कारें थी और भी बहुत सारे आइटम थे। अब एक तरह से देखें तो आपने तो कहा कि छोटी कारों में सबको राहत मिल गई, यहाँ तो बड़ी कारों को भी एक तरह से कहें तो राहत मिल गई, क्योंकि बड़ी कार जो 47% के आसपास उन पे टैक्स इंसिडेंस था उस पर तो 40% हो गया, तो ये भी एक तरह से बड़ी कारों पे, लग्जरी कारों पे भी एक तरह से राहत हो गई। देखिए, जहाँ तक बड़ी कारों पे जिस पे पहले जीएसटी की दर 28% थी और मान लिया कि उस पर कॉम्पनसेशन सेस 20% लगता था, मिलाकर वो 48% हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जब ये जो एक्सरसाइज करी, जीएसटी लॉ में प्रावधान है कि मैक्सिमम दर जो लगाई जा सकती है वो 40% है, तो वो मैक्सिमम दर उस पर लगा, जहाँ पर भी 40% को क्रॉस कर रहे थे जो आइटम्स, उस पर वो 40% पे उसको लगा दिया गया है। हाँ, इसमें ये आपकी बात सही है कि उन कार्स पे जो पहले 48% टैक्स एट्रेट कर रही थी, अब उस पर 40% रह जाएगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा जो आईटीसी का एक इशू है सर कि बहुत सारे ऐसे आइटम थे, जैसे कि आपने कहा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे एग्जम्प्ट कर दिया गया है, इसके अलावा कई सारी चीज़ों पर एग्जम्प्ट कर दिया गया है और कई जगह पर नील है, तो जहां एग्जम्प्ट कर दिया गया है वहां पर आईटीसी का कैसे ट्रीटमेंट होगा, और नील पे तो फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर आईटीसी मिल सकता है, लेकिन एग्जम्प्ट वाले में दिक्कत है। आईटीसी का ट्रीटमेंट अब पूरे इस नए रिजीम में कैसे होगा? देखिए, चाहे आइटम पे रेट पहले से नील था या उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, दोनों में आईटीसी का जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहता है। एग्जम्प्टेड गुड्स पे या नील रेटेड गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलता है, उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। तो जिन आइटम्स को अभी एग्जम्प्ट किया गया है उस पे जो आईटीसी जो उन्होंने ले रखा है उसको उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। और जहाँ तक उस पे उसकी कीमतों में कमी की बात है, उसमें कीमतों में डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन आइटम्स की जब वो सेल होती थी, सप्लाई करते थे, तब उस पर कोई भी वो अपनी पूरी लायबिलिटी आईटीसी से डिस्चार्ज करते थे, कुछ ना कुछ उसमें वो कैश में भी पेमेंट करते थे। अब वो जो कैश में जो उनको अपना टैक्स पेमेंट के लिए जो सरकार को जो टैक्स भरना पड़ता था, कैश वाला कंपोनेंट, वो नहीं भरना पड़ेगा। टू दैट एक्सटेंट उसकी जो आइटम की जो प्राइस प्लस टैक्स, उसका जो कंबाइंड वैल्यू थी उसमें कमी आएगी। एक सवाल और कि आपने टोबैको को सेस 28% प्लस सेस पर कंटिन्यू रखा है जब तक कि राज्यों का जो लोन है वो पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता, उसके बाद टोबैको पर भी और इन तमाम चीज़ों पर भी 40% ही टैक्स होगा। देखिए, इसमें जीएसटी काउंसिल ने एक ये रिकमेंडेशन भेजी है कि जो सिन गुड्स हैं, जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स हैं, जिसमें सिन गुड्स में जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या पान मसाला है या अल्ट्री लग्जरी प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं, जैसे कि जिसमें जो एरोप्लेन्स जो कि पर्सनल यूज़ के लिए हैं या यॉट्स हैं, उस पर 40% का टैक्स उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है। और जहाँ तक अभी पर इन आइटम्स पे जो अपना जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं और पान मसाला और सिगरेट है, उस पर जो अभी मौजूदा दरों के हिसाब से ही टैक्स लगता रहेगा, क्योंकि अभी सरकार ने जो लोन लिया था पैंडेमिक के टाइम में, तो उसको स्टेट्स को अपना, ताकि ये इंश्योर करने के लिए उनकी रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ होती रहे, तो वो जो लोन लिया था वो केंद्र सरकार ने लिया था, और उसका लोन और उस पर जो इंटरेस्ट है उसके रिपेमेंट में, क्योंकि पहले ये था कि ये नई दरें शायद अक्टूबर के बाद से लागू होती, तो सफिशिएंट टाइम रहता कि उस कंपनसेशन सेस को तब तक हम पूरा का पूरा इतना कलेक्ट कर लेते ताकि हमारा लोन रिपेमेंट हो जाता। क्योंकि अब ये डेट 22 सितंबर पे आ गई है, तो इन कुछ कमोडिटीज़ को छोड़कर सब आइटम्स पे से कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है, हट जाएगा 22 सितंबर से। तो इसलिए जो बाकी आइटम्स हैं जिन पे ये अभी कंटिन्यू रहेगा, उस पर थोड़ा और लंबे समय तक रहेगा, जब तक कि ये पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होगा। सर, अगला सवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय पूछेंगे आपसे। सर, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं यहाँ पर। लक्ष्मण जी, अपना सवाल पूछिए, सर सुन रहे हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा सवाल कॉम्पनसेशन सेस को लेकर के ही है। कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने डीलर के पास अपने गाड़ियों को भेजा फेस्टिव सीजन सेल्स के एंटिसिपेशन में, और जब डीलर ने ऑटो कंपनियों से लिया ये कार, तो कॉम्पनसेशन सेस ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। अब 22 तारीख के बाद
अब ये रेट घट जाएगा, कॉम्पनसेशन सेस हट जाएगा, तो इनके पास जो कॉम्पनसेशन सेस का अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि नियम ये कहता है कि कॉम्पनसेशन सेस को कॉम्पनसेशन सेस के अगेंस्ट ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका क्या आपने कुछ रास्ता निकाला है? देखिए, जैसे इसमें जो कार्स हैं जिसपे कि जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन सेस लगकर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्लियरेंस हुई थी और अब वो कार डीलर के पास में है, तो डीलर उस पर अपना जीएसटी का आईटीसी ले लेगा और कॉम्पनसेशन सेस का उसने आईटीसी ले लिया। लेकिन कार जब वो 22 सितंबर या उसके बाद में बेचेगा तो उस पर उसको सिर्फ उस पर जीएसटी या तो 18% पे या 40% पे पे करनी होगी। तो वो उसको जीएसटी की आईटीसी ही को ही वो यूटिलाइज कर पाएगा, बाकी जो भी डिफरेंस होगा उसको वो कैश में पे करना होगा। लेकिन जो कंपनसेशन सेस है उसका अगर उसके पास में कोई क्रेडिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है तो क्योंकि उसमें कोई लीगल प्रावधान नहीं है उसको यूज करने का, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो कॉम्पनसेशन सेस जो एक्यूमुलेट है वो लैप्स कर जाएगा, तो फिर उनको बड़ा नुकसान होगा इससे, तो कि नहीं कोई रास्ता है? देखिए, उसमें नुकसान तो ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी गुड्स पे रेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई अगर पहले से लेवी थी वो लेवी अब नहीं रही, क्योंकि कंपनसेशन सेस की लेवी नहीं रहेगी, तो उस पर पहले जो आईटीसी होता है वो लैप्स कर जाता है। तो ये स्थितियां तो पास में भी आई थी और इसी तरह से उनको हैंडल किया गया था। एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, वो लोकल डिलीवरी सर्विस को लेकर के आपने अपने एफएक्यूज में लिखा है कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो होता है अभी कोई सेक्शन नोटिफाइड नहीं था, अब 18% का जीएसटी लगेगा और अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आप इसको नोटिफाई करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि लोकल सर्विस डिलीवरी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करते हैं उसमें जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? देखिए, उसमें जो इसको सेक्शन 9(5) जो जीएसटी एक्ट में है उसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी सर्विस को उस प्रावधान के अंतर्गत नोटिफाई कर दिया जाता है तो वो जिम्मेदारी ईसीओ ऑपरेटर जिसके थ्रू ये डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके ऊपर आ जाती हैं। और उन वंस जैसे ही इसमें अपना ये प्रावधान, क्योंकि इसमें लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है और लॉ में अमेंडमेंट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद में होगा, पार्लियामेंट में ये जाएगा, तो ये फाइनेंस एक्ट जब नेक्स्ट बजट में ये जाएगा और उसमें जब ये पास होगा उसके बाद से ये नया प्रावधान आएगा और ये लायबिलिटी ईसीओ ऑपरेटर को डिस्चार्ज करनी होगी जो लोकल डिलीवरी सर्विस। लेकिन जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है लोकल ई कॉमर्स सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल रैपिडो की बात कर लें, तो इंडिविजुअल बाइक ऑनर होते हैं जो जाते हैं, जो जीएसटी के दायरे में आते भी नहीं है, तो वो तो जीएसटी पे नहीं कर सकते, तो जीएसटी कौन चुकाएगा? रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म चुकाएंगे या फिर कोई और तरीका है? देखिए, ये इस तरह के प्रावधान पहले भी रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसमें जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, जैसे जिसमें ओला है, उबर है, तो आप उसमें भी उसके थ्रू अगर कैब बुक करते हैं तो जो कैब वाला है वो हो सकता है थ्रेशोल्ड के अंदर आता हो, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है दैट जो कि ओला उबर है उनको डिस्चार्ज करनी होती है। इसी तरह से इस केस में जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज, जब इस पे ये लीगल प्रावधान आ जाएगा तब उसमें उस प्लेटफॉर्म को डिस्चार्ज करनी होगी। एक आखिरी सवाल वो है आपको सिगरेट को लेकर, सिगरेट पर जो सेस लगता है वो उसका रीपेमेंट क्या 31 अक्टूबर के बाद भी ये रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि पहले ऐसा लगता था कि ये जो नए रेट्स हैं वो अक्टूबर के बाद से इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट अब 22 सितंबर है तो जो और बहुत सारे आइटम्स हैं जिस पे कॉम्पनसेशन सेस लगता था, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या एरेटेड वाटर, उन पे अब या कोल पे भी काफ़ी कॉम्पनसेशन सेस का अमाउंट उससे कलेक्ट होता था। अब क्योंकि इन आइटम्स पे कॉम्पनसेशन सेस 22 सितंबर और उसके बाद नहीं लगेगा, तो जिन आइटम्स पे कॉम्पनसेशन सेस कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें पान मसाला, सिगरेट्स और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स आते हैं,
तो उस पर कलेक्शन, उनके द्वारा कलेक्शन होने में अब थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। तो 31 अक्टूबर के बाद भी ये इस पर उसी तरह से लगता रहेगा, और जब तक ये इतना अमाउंट कलेक्ट नहीं हो जाएगा जो कि केंद्र सरकार ने जब लोन और इंटरेस्ट जो लोन लिया था पैंडेमिक के टाइम में, ताकि स्टेट्स को 14% के हिसाब से अपना कंपनसेशन, उसको उनकी अपना रेवेन्यू की भरपाई की जा सके, तो उस लोन के रिपेमेंट के लिए जब तक अमाउंट पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये कंपनसेशन सेस टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला पे लगा रहेगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि एमएसएमई को खासतौर से प्रोसेस रिफॉर्म की बात आप लोगों ने करी थी, बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग दिए गए हैं कंप्लायंस को लेकर, क्या क्या वो हैं, अगर उसको समरी बताएं हमारे कारोबारी। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें, क्योंकि जीएसटी के इकोसिस्टम में बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एंटिटीज रजिस्ट्रेशन ले लेती, जिनका उद्देश्य ये नहीं था कि उन्हें जीएसटी की कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी, उनका उद्देश्य ये था कि पूरे में फेक आईटीसी अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। इसकी वजह से उस पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा काफ़ी उसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि एक तरह से अपना जो नए लोग जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको लगता था कि उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया है। तो इसमें ये एक डिसीजन लिया गया कि ऐसे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो कि ज़्यादातर रिटेल का बिजनेस करते हैं और उनकी इनवॉइस B2C होती हैं, ना कि B2B। B2B कुछ इनवॉइसेज होती हैं कि मान लिया उन्हें कोई माल रिजेक्ट हुआ, उसको वापस अपना मैन्युफैक्चरर के पास में भेजना है, तब उसमें कभी कभी ऐसी स्थिति में इनवॉइस इशू करनी है। तो अगर उनका 2.5 लाख रुपया पर एक महीने से 2.5 लाख रुपया महीने से ज़्यादा अगर उन्हें B2B इनवॉइसेज नहीं इशू करनी है, उस पर टैक्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इनवॉइस अमाउंट की, तो अगर उससे ज़्यादा नहीं करना है तो वो एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें सिस्टम के द्वारा ही 3 वर्किंग डे के अंदर एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही ये हमारे सिस्टम में इसकी तैयारी हो जाएगी, इस स्कीम को रोल आउट कर दिया जाएगा, ये छोटे जो रिटेलर्स हैं या जो ऐसे हैं जैसे कि अपना कोई ब्यूटी पार्लर चलाता है, उनकी B2C इनवॉइसेज होती हैं, B2B इनवॉइसेज नहीं होती, तो उन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिसपे जीएसटी काउंसिल के सामने एक कॉन्सेप्ट पेपर ले जाया गया था कि जैसे आजकल ई-कॉमर्स एक सेल का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, तो उसमें इवन जो ऐसे जो कारोबारी हैं जिनका कि 40 लाख के थ्रेशोल्ड के नीचे जिनका टर्नओवर है, जिनको ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर वो इंटर स्टेट सेल करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सेल करते हैं तो थ्रेशोल्ड उस पर अप्लाई नहीं होता है और उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। ऐसे कारोबारियों के लिए जब वो ई-कॉमर्स के थ्रू अपने गुड्स सेल करते हैं तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर दूसरी स्टेट में अपने फुलफिलमेंट सेंटर में उनके सामान को रखते हैं, और जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो वो इन्वॉइस करते हैं, उस इन्वेंट्री के थ्रू उसकी सप्लाई हो जाती है, वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं और TCS काट कर उस कारोबारी को उसका पैसा दे देते हैं। लेकिन अभी तक ये रिक्वायरमेंट रही है कि उस स्टेट में भी उसको अपना एक ऑफिस दिखाना पड़ता है, तो जो उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। तो इसके लिए इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल के सामने ले जाया गया और इसमें एक संशोधन करके एक सिंप्लीफाइड स्कीम की, अगर वो खाली दूसरी स्टेट में ECO कॉमर्स के थ्रू ही अपनी सेल करना चाहते हैं तो उनको एक सिंप्लीफाइड स्कीम उनके लिए भी बनाई गई है, और इसमें जीएसटी काउंसिल में इस पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, और इस पे बाकी उसकी जो निटी-ग्रिटी हैं उस पे अभी लॉ कमेटी काम करेगी, और उसके बाद में ये स्कीम जब पूरी बन जाएगी तो फिर इसको जीएसटी काउंसिल की अप्रूवल लेकर उस पर रिकमेंडेशन आ जाएंगी। ये एमएसएमईज के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपने गुड्स को सेल करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। शुक्रिया CNBC आवाज़ से जुड़ने के लिए और CNBC के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए जीएसटी के मेगा रिफॉर्म 2.0 पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो CBSE चेयरमैन संजय अग्रवाल सर ये बताते हुए कि किस तरह से ई-कॉमर्स